हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई चल। आप लोगों के लेके आया हूं 70 सवाल। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला सवाल जो कि है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो हम जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वो किस तरह से डिफाइन करते हैं बेटा। हम लोग उसको फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करते हैं। ऑलराइट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, आइए दूसरे सवाल पे चलते हैं बेटा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, बेसिकली उसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट सपोज कि किसी भी सरफेस पे चार्ज है, उसका टोटल एरिया कितना बेटा? ए। तो इसका मतलब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना आ गया बेटा? Q अपॉन ए। ठीक है ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को याद रखेंगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है ना। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा? आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम का। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का चार्ज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास अब है हमारे पास क्या? क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होता है? बेसिकली फिर से वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बेटा, उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे हम लोग? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली फोर्स का यूनिट क्या होगा बेटा? न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा बेटा? कूलम। तो हमारे पास इसका यूनिट क्या आ गया? ऐसा यूनिट जो आ गया बेटा, वो न्यूटन पर कूलम आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है बेटा? इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वैल्यू आप सभी को पता होगा, 8.85 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12। देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना ही पड़ेगा इन सब के वैल्यूज़ को। ठीक है ना। तो बेसिकली ये सवाल खत्म हो गया यहाँ पे। आई क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या है बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? बेसिकली यूँ होता है कि एक हमारे पास बेसिकली चार्ज पार्टिकल यहाँ और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे। तो ये दोनों बेसिकली क्या है? अपोजिट नेचर के हैं और मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? इसका इक्वल है। और दोनों के बीच में सेपरेशन जो होता है बेटा, वो बहुत छोटा होता है। मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली इसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू होता है Q इंटू 2A। ठीक है ना। ये जो 2A है बेटा, वो क्या है बेटा? डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का। ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा? कूलम का जो यूनिट चार्ज का जो यूनिट होगा वो बेटा कूलम होगा। और 2A बेसिकली डिस्टेंस है, उसको हम लोग किस में मेजर करेंगे? मीटर मेजर करेंगे। तो कूलम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा था? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो हम जानते हैं कूलम लॉ जो है बेसिकली किस फॉर्मूले से दिया जाएगा बेटा? इस फॉर्मूले से दिया जाता है कूलम लॉ के Q1 Q2 अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये तो आपने बेसिकली इसका क्या किया? मैग्नीट्यूड निकाला था। जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे इसको तो इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप बेसिकली इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है ना। ये जो आर कैप है बेटा, वो क्या है? डायरेक्शन को शो कर रहा है फोर्स वेक्टर का। ठीक है ना। इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का मोड का स्क्वायर। आर का बेसिकली यूनिट वेक्टर को किस तरह से लिख सकते हैं? आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्यूब यहाँ नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में। देखो तो आर का क्यूब किस में है? कौन सा ऑप्शन में है? तो ये वाला वेक्टर जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे क्या कह रहा है?
कूलम थ्योरम बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वो बता रहा है, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बेटा। ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कोई ग्लास है बेटा जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा पड़ा है। यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से ग्लास रॉड पे रखा हुआ है, तो ये बताना है कि ये किसको अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहली बात, अगर कोई नेगेटिव चार्ज अगर होगा इसके पास तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। और ध्यान में ये भी रखना है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उसको भी अट्रैक्ट करेगा। देखना सुनना कैसे, ठीक है ना। कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है बेटा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा उस पर। तो ये क्या करेगा, इस पे इधर नेगेटिव चार्ज क्या होगा बेटा, इस पे इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, इसके बीच का डिस्टेंस और ये पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस वो क्या है बेटा, ज़्यादा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम है। इसी वजह से यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा एज कम्पेयर टू रिपल्सिव फोर्स। तो ये जो चार्ज ग्लास है, बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज ग्लास है बेटा, वो जो है वो एक तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, साथ ही साथ न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी सही है। न्यूट्रल, इधर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, हाँ बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास क्या, ये जो ऑप्शन नंबर सी है कि इधर चाहे तो नेगेटिवली चार्ज को करेगा या फिर ये न्यूट्रल बॉडी को करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्ट अगर चार्ज किसी भी बॉडी पे है तो वो एक तो चार्ज नेगेटिव चार्ज बॉडी को कर सकता है और दूसरा न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है ना। आपने यहाँ समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं बेटा। पॉजिटिव चार्ज बॉडी हैज़, किसी भी बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब हम इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। तो बेसिकली एक्सेसिव डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे तभी आ पाता है, पॉजिटिव चार्ज उस बॉडी पे तभी आ पाता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, उस बॉडी से निकाले जाए, ठीक है। तो बेसिकली डिफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही पॉजिटिव चार्ज आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो के का वैल्यू है बेटा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। 11 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पे। प्लास्टिक रॉड है एक हमारे पास, क्या है बेटा, प्लास्टिक रॉड है, दिस इज फॉर प्लास्टिक रॉड। और दूसरा रॉड क्या है बेटा, दूसरा रॉड है ये ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड है, और ये बेटा प्लास्टिक रॉड है। तो देखो एक को फर से रब किया गया, तो याद रखना जब भी प्लास्टिक रॉड को फर से अगर हम लोग रगड़ते हैं या फिर घिसते हैं तो प्लास्टिक पे आ जाता है बेटा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाए बेटा, नेगेटिव चार्ज। और ग्लास रॉड को जब वुल पे रगड़ा जाता है तो फिर, या सिल्क पे रगड़ा जाता है तो ग्लास पे आ जाता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों ग्लास क्या करेंगे, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा बेटा, ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट अटेन्स +1 कूलम ऑफ चार्ज देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। मतलब किसी भी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज आ गया तो बताना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए होंगे। तो हमारे पास चार्ज क्या है बेटा, 1 कूलम। क्या हम लोग इसको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE लिख सकते हैं क्या, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 1/E लिख सकते हैं, और E का वैल्यू कितना है बेटा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, 6.25 × 10⁻10⁻, ये 18 आ जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो सी ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। द मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट बाय अ बॉडी। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग क्या कर सकते हैं, NE। तो मिनिमम चार्ज कितना किसी भी बॉडी पर रह सकता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर रह सकता है। यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो बेसिकली जितना चार्ज है वो रह सकता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है ना। तो मिनिमम उतना चार्ज है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉस लॉ क्या कहता है बेटा, गॉस लॉ ये कहता है कि टोटल फ्लक्स, याद करो टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q in अपॉन
एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, है ना। तो फ्लक्स का जो ये फार्मूला है हमारे पास क्या है बेसिकली, ये गॉस लॉ ही यही है। गॉस लॉ क्या कहता है, टोटल फ्लक्स, ठीक है ना, थ्रू एन क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज़ हमारे पास का टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, टोटल चार्ज इनसाइड द, इन लिखने का मतलब क्या है बेटा, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, है ना, और बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, इज डैश ऑफ द शेप ऑफ द सरफेस, मतलब इंडिपेंडेंट होगा, प्रोपोर्शनल होगा, या डिपेंडेंट होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो गॉस लॉ है बेटा क्या कहता है, ई डॉट डी ए, ये भी एक तरीका है लिखने का, है ना, साइक्लिक इंटीग्रेशन इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई, क्या सिर्फ इनसाइड चार्ज पे डिपेंड करता है क्या इसके शेप पे कभी डिपेंड, गॉसियन सरफेस के शेप पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा बेटा इंडिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर इज, देखो तो इसका फॉर्मूला आपने याद रखा होगा, इसका फॉर्मूला आप सभी ने याद रखा होगा कि मान लेते हैं ये स्ट्रेट वायर है ना, ये क्या है स्ट्रेट वायर, और इसमें बेसिकली चार्ज कितना है बेटा, लैम्डा कूलम पर मीटर। तो किसी भी आर दूरी पे तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा 2k लैम्डा अपॉन आर, क्या लिखा होगा 2k लैम्डा अपॉन आर। इसका जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 की जगह 2 रख दो, k की जगह क्या रखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा लैम्डा और नीचे आ जाएगा आर। तो इसको अगर सॉल्व करोगे बेसिकली तो ये इतना आ जाएगा बेसिकली लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना, एट सम डिस्टेंस आर आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 क्या कह रहा है बेटा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 5 mm अवे फ्रॉम द शीट। मान लेते हैं कोई शीट है बेटा, ठीक है ना, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज का शीट है बेसिकली, और इसका जो सिग्मा दिया हुआ, सिग्मा इज व्हाट बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन बताया होगा, है ना, कि टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया वही होता है ना। तो बेसिकली सिग्मा कितना है, सिग्मा है 2 × 10⁻17, ठीक है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ड्यू टू इनफाइनाइट शीट की वजह से क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सारा वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो रखोगे कितना आएगा बेटा, 2 × 10⁻17 डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 × 8.85 × 10⁻⁻12। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा, हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बेटा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्या लिखोगे बेटा, न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा तुम्हारे पास। जब इसको सॉल्व करोगे तो बेसिकली जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, 1.12 × 10⁻28, और यूनिट क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन पर कूलम। तो ये बेसिकली कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास आ जाएगा बी आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी पे अगर हमारे पास 100 नैनोकूलम का चार्ज हो तो बताना है कि तो कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होगा उस बॉडी पे। तो हम लोग ले सकते हैं एनी, Q इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। नैनो कूलम का मतलब क्या होता है बेटा, 10⁻⁻9। तो इसको लिखेंगे 100 × 10⁻⁻9। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमको पता है कितना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। जब यहाँ से आप n को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, n का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 इधर आ गया,
और ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से n का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19 में से 17 चला गया, कितना बचा 12। ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन होगा उस पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा इस तरह से हम लोग लिखते हैं dv अपॉन डी आर के फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिकली इसको क्या है, क्या बोलेंगे बेटा, dv अपॉन डी आर। dv क्या है बेटा, यहाँ पे पोटेंशियल है, बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल, किसी भी चीज़ का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या कहलाएगा, वो ग्रेडियंट कहलाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी ये जो फार्मूला है ई डॉट डी आर सभी ने पढ़ा होगा, इजकल टू माइनस ऑफ डी, ये वहीं से आया बेसिकली। अगर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो इसको बेसिकली क्या करेंगे, नेगेटिव साइन हटा देंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो बेसिकली ई का जो मैग्नीट्यूड आया हमारे पास वो dv अपॉन डी आर है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज प्लेन ऑफ अ कंडक्टर कितना होता है बेटा, किसी भी सीट पे अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा बेटा, चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ध्यान से सुनना। हम लोग करंट को क्या लिखते हैं बेटा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिखते हैं। तो बेसिकली डेल्टा क्यू है बेटा चार्ज है ना, और ये क्या है, टाइम है। तो अब बताना है आपको बेसिकली इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पेयर, और इसका क्या हो जाएगा बेटा, कूलम, और ये हो जाएगा बेटा टाइम। तो चार्ज का बेसिक यूनिट हो जाएगा ए टी, क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज का हो जाएगा ए इंटू टी, है ना। चार्ज का क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, ए इंटू टी, क्योंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। तो यहाँ से चार्ज का जो डायमेंशन आ जाएगा एम्पेयर इंटू टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लो आप, ठीक है ना। देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है न्यूटन पर मीटर, ये फैरेड, बेसिकली फैरेड जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है ना फैरेड, वो उसको यहाँ पे कैपिटल एफ से लिख दिया, बेसिकली क्या होगा यहाँ स्मॉल एफ होगा, है ना, फैरेड होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर कैपेसिटर का, ध्यान सुनना, सर्कुलर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है ना। तो यहाँ से तुमको क्या निकालना है, इसका देखो 4 पाई तो कांस्टेंट है, अरे 4 पाई क्या है बेटा, कांस्टेंट, और एप्सिलॉन नॉट का तुमको यूनिट निकालना है। तो ये कैपेसिटेंस का क्या हो गया बेटा, फैरेड होता है, और आर बेसिकली क्या होगा, डिस्टेंस में होगा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, मीटर हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना आ गया, फैरेड पर मीटर आ गया, क्या आ गया, फैरेड पर मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब देखो यहाँ ध्यान से कि ई डॉट डी आर अभी जस्ट बताया था, ई डॉट डी आर इजकल टू क्या था बेटा, डी वी, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लिखना चाहें मैग्नीट्यूड्स वाइज, क्या लिखेंगे, डी वी अपॉन डी आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, डी वी अपॉन डी आर। ये जो पोटेंशियल है इसको क्या लिखेंगे बेटा, वोल्ट लिखेंगे, और ये बेटा क्या लिखेंगे, डी आर क्या है, बेसिकली लेंथ है, बेसिकली उसका यूनिट क्या होगा बेटा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें क्या होगा, वोल्ट पर मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं बेटा, रेशियो ऑफ ई एम यू एंड ई एस यू। 1 ई एम यू इजकल टू बेटा होता है 1 कूलम, ठीक है ना, एंड 1 कूलम इजकल टू होता है 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, ठीक है ना।
बेसिकली क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आंसर आएगा बेटा, आंसर आएगा आपके पास दोनों को डिवाइड करो, रेशियो ऑफ EMU, EMU कितना बेटा 1 कूलम है ना, और ESU कितना बेटा इतना। तो अब ऑप्शन में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻10 आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कहलाता है बेटा, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इनसाइड अ स्फेरिकल सरफेस देन द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होल सरफेस। अब ध्यान देना बेटा, कंडक्टर्स के केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। कंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, अगर हमारे पास क्या बेटा कोई भी कंडक्टर है, अगर हम उस पर चार्ज दे देते हैं बाहर से, क्या दे देते हैं बेटा एक चार्ज, तो चार्ज जो है बेटा आउटर सरफेस पे रिसाइड करके रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, आउटर सरफेस पे रिसाइड करके रहेगा, है ना। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब इसी तरह बोल रहा है यहाँ पे, इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक चार्ज इसके अंदर में रखा हुआ है, ठीक है ना, बाहर नहीं रखा हुआ है बेटा, ठीक है ना। कहाँ रखा हुआ है, ये जो हमारे पास जो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है अंदर रखा हुआ है। क्यों चार्ज अंदर रखा हुआ है, कोई बात नहीं, कोई स्फेरिकल सेल है जिसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। तो बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स बेसिकली क्या होता है, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द ऑल द सर्फेसेस इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही बताया था गॉस लॉ से। टोटल चार्ज कितना बेटा, Q अंदर में, Q इन है बेसिकली कितना, Q एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अब देखेंगे बेटा 28, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वेरीज विद द डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करता है, किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r पे कितना होता है बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना आसान है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल, डाइपोल की वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है बेटा, अगर एक्सिस पे निकालना है तो क्या होता था बेटा 2kp अपॉन R क्यूब होता था। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको फार्मूला को बहुत अच्छे तरीक़ा से याद रखना होगा, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्लोज बाय द इंक्लोजर। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा फ्लक्स, बेसिकली उसी पे डिपेंड करता है, ना कि शेप पे डिपेंड करता है। ये हमने आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1 क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। 1 क्वांटम मतलब बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा वो ESUs में कितना होगा, ESUs में कितना होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन बेसिकली कितना होता है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁻9 ESU, ठीक है ना। आपको बताना है 1 ESUs में कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बेसिकली, अगर हमको क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESUs, इसमें बेसिकली इसमें कितना ESUs है ना। तो बेसिकली इतना कूलम है तो क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 × 3 × 10⁻9, ये कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 4.8 × 10⁻10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू, 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होगा बेटा, तो ये हमने बता रखा है कि 3 × 10⁻9 ESUs के बराबर होता है ना। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे, है ना। कोलम्बियन फोर्स इज, ठीक है ना, कौन सा है बेटा, सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स है। मतलब कूलम जो लॉ है बेसिकली वो तो क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है वो, क्योंकि दो चार्जेस के बीच के लगने वाला फोर्सेस होता है ना। ये चार्ज Q है और ये चार्ज Q है और डिस्टेंस क्या है बेटा R। तो कूलम्स लॉ से इन दोनों फोर्सेस के बीच का रिलेशन हम लोग ड्राइव करते हैं, है ना। तो कूलम्स लॉ बेटा क्या है, एक फोर्स के बारे में आइडिया देता है और दूसरा एक सेंट्रल फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है ना। मतलब दो चार्जेस के बीच का सेंटर टू सेंटर लगेगा। आई बात समझ में क्या, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बोथ A एंड B।
स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा बेटा, देखो स्पेसिफिक कहने का मतलब पर यूनिट केजी। अब मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, और मास कितना है बेटा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ऑफ केजी। अब इसका तुमको क्या निकालना है, स्पेसिफिक चार्ज निकालना है। तो क्या चार्ज पर यूनिट मास जो होगा बेटा वही स्पेसिफिक क्या होगा चार्ज होगा। तो बेसिकली इन दोनों को जब डिवाइड करोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, दोनों को क्या किया बेटा डिवाइड करोगे, और जैसे ही डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ये क्या होता है बेटा कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव बताया है आपको, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेज हुज वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, मतलब उसका जो वर्क डन होता है ना उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। द काउज ऑफ चार्जिंग अ बॉडी इज, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हैं तो उसका काउज क्या होगा, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बेसिकली क्या होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन आएगा बॉडी पे तभी तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 1 स्टैटिक कूलम इक्वल्स टू, 1 स्टैटिक इक्वल्स टू कितना होगा बेटा 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9 ESU। तो 1 ESU बराबर कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यानी 1 ESU बराबर कितना कूलम होगा, वही चीज़ पूछा हुआ है ना। कोई आते क्वेश्चन नंबर 39 पे। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस फ्रॉम द ऑरिजिन इज इंक्रीज्ड, अगर दो चार्जेस के बीच का अगर इंक्रीज किया जाता है बेसिकली डिस्टेंस, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर आर बढ़ाएंगे तो हमारे पास फोर्स क्या करेगा बेटा, फोर्स क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिक्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा 40 क्या कह रहा है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ द पार्टिकल सिचुएटेड एट डिस्टेंस इज एफ। मान लेते हैं दो चार्जेस है बेटा, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे क्या है बेटा एक चार्ज। लेट सपोज हमने क्यू मान लिया, इसको भी क्यू मान लिया, और डिस्टेंस कितना है बेटा आर। तो फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बोला इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज मेड हाफ, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कर दिया बेटा अब हाफ कर दिया, मतलब अब ये आर से r/2 हो गया। तो अब बताना है फोर्स कितना होगा। फोर्स फिर से वही लिखेंगे के क्यू, अब क्या लिखेंगे आर नहीं लिख के क्या लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर। जब इसको ब्रैकेट खोलोगे इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा 4k(Q1), मतलब बेसिकली k(Q) इंटू आर स्क्वायर। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बेटा 4f, जो हमारे पास यहाँ पे ये इसका वैल्यू है। इसका मतलब कि ये 4 गुने से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अब हम आते हैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 41 पे। किस पे आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 41 में। इन दिस फिगर इफ द नेट चार्ज ऑन द क्यू इज 0 देन Q/Q इज कितना होगा बेटा। मान लो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना यहाँ ध्यान से। यहाँ पे जो आपके पास चार्ज है, ठीक है ना, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से भी लग रहा होगा, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से भी लग रहा होगा, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इस चार्ज की वजह से भी लग रहा होगा। लेट सपोज हमने यहाँ पे जो Q चार्ज है, यहाँ पे जो Q चार्ज है, इस Q से लगने वाला फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे। ये जो यहाँ पे आपके पास Q है उसके वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से देखो ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा कितना डिस्टेंस हो जाएगा। अगर r है ये कितना हो जाएगा बेटा √2 इंटू आर हो जाएगा, है ना। बेसिकली डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का √2r, है ना। तो बेसिकली अगर फोर्स अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे k(Q² अपॉन √2r का होल स्क्वायर। अरे यही तो लिखेंगे ना, ठीक है ना। ये फोर्स बेसिकली कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना। अब हम लोग चलते हैं बेटा कि इस Q से हम लोग निकालते हैं और फिर इस Q से निकालेंगे, ठीक है ना। अब देखो इस Q से कितना आएगा बेटा,
इस क्यू से इस क्यू पे आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का। उसी तरह ये भी इधर अट्रैक्ट करेगा बॉडी को। इसका मतलब इसका अगर रिजल्टेंट निकालना है, दो फोर्सेस आपस में कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर, यानी एक इधर लगाएगा और एक इधर लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड से। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, 90 डिग्री पे है ना दोनों फोर्सेस, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से, एफ इज बेसिकली एफ नेट अगर निकालना है तो रूट कितना आएगा बेटा, √2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर नेट फोर्स इस पे 0 है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 आर का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो के क्यू कट गया, सिर्फ बचा यहाँ पे क्या, क्यू बचा, है ना, आर स्क्वायर, और यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, है ना, और यहाँ का क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ से क्यू बाई क्यू हो जाएगा 2√2, है ना। तो ऑप्शन देखो कौन सा है, क्यू बाई क्यू का रूट कितना है बेटा, 2√2, कौन सा है ऑप्शन, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आते बेटा क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, व्हेन द बॉडी इज चार्ज इट्स मासेस। अगर किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज करते हैं तो चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं, है ना, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अगर इसी बॉडी पे अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ला दें, ठीक है ना, तो ये बॉडी क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज आ भी सकता है बॉडी चार्ज करने वक्त, और चार्ज जा भी सकता है बॉडी को चार्ज करने वक्त। तो इसमें हो सकता है कि मास इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 पे। 43 क्या कह रहा है बेटा, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यही होता है ना। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला mLT-2, है ना। ये होता है किसका, ये किसका होता है, ये होता है फोर्स का। और चार्ज का भी जस्ट बताया था, एम्पेयर इंटू टाइम, है ना। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, mLT-3 ए पे पावर -1। तो mLT पावर -3 ए पावर -1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है इसका, ठीक है ना। अब विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है उसको क्या बोलेंगे, बेसिकली कौन सा फार्मूला देता है, वो कूलम्स लॉ का फार्मूला देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम्स लॉ, ठीक है ना। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P एक्सपीरियंस एक मैक्सिमम टॉर्क इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड देन एंगल बिटवीन P एंड E इज। अगर मैक्सिमम देखो, पहली बात तो कि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एक डाइपोल रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा, एक डाइपोल रखा हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली पर्टिकुलर एंगल क्या बनाता है बेटा, थीटा, और इस पर हम लोग टॉर्क कितना लिखते हैं, P क्रॉस ऑफ E। अगर टॉर्क मैक्सिमम होना है तो बेसिकली एंगल कितना होना पड़ेगा बेटा, 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि P क्रॉस E को ऐसा लिख सकते हैं, P क्रॉस E को क्या लिख सकते हैं बेटा, PE साइन ऑफ थीटा। और P क्रॉस E को हम लोग PE साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब थीटा क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा जो है बेटा 90 डिग्री होगा, तभी PE बनेगा, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, तो वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा टॉर्क, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो मान लो, तो यहाँ पे क्या है बट डाइपोल में क्या रहता है, +Q, और यहाँ क्या रहता है बेटा, -Q रहता है ना। अब नेट चार्ज क्या है बेटा, इस पर देखो तो नेट चार्ज पूरे सिस्टम में क्या है, ये पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज क्या है, पूरे सिस्टम पे नेट चार्ज क्या है बेटा, 0, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और क्या है नेगेटिव चार्ज, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, सेम होता है। तो नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल कोई भी पूछे तो कितना बोलोगे, 0 बोलोगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E, द टॉर्क ऑन द डाइपोल। टॉर्क अभी जस्ट बताया था मैंने, टॉर्क क्या होता है बेटा, P क्रॉस ऑफ E। तो ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन में आएगा, P क्रॉस E ऑप्शन हो गया। ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी में भी एक्सप्रेस एज, अभी जस्ट बताया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है ना। द रिलेटिव परमिटिविटी, देखो रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। डी बाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बेसिकली ये CGS यूनिट होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। डी बाई इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इन CGS। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। वोल्ट पर मीटर इज ए यूनिट ऑफ, अभी जस्ट बताया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। अब देखो, स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर है बेटा, ठीक है ना, इस पर अगर हम लोग कोई भी चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि चार्ज इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा बेटा, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इन एयर, रिलेटिव परमिटिविटी इन एयर कितना होता है बेटा, एयर कितना होगा, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर कितना होगा बेटा, 1 होगा। कितना होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे एक रखा हुआ है चार्ज, तो इस चार्ज पे कितना फोर्स लग जाता है बेटा, सभी लोग जानते हो, QE फोर्स लग जाता है। क्या लग जाता है, फोर्स बराबर क्या लग जाएगा बेटा, QE लग जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा QE। चलिए आगे बढ़ते हैं 68 पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जस्ट बताया था क्या अभी, एक या क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रिपीट हो गया है ना। तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। वोल्ट मीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ए। तो ये आपका 70 सवाल हो गए। इन 70 सवाल को आपको बहुत अच्छे से देखना है और फॉर्मूले को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर इन सवाल को आप करके जाओगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।